कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बौराए नर, एक पाए बौराए। कविवर बिहारी ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि धतूरा में तो नशा होता ही है, उससे ज्यादा नशा सोना में होता है। एक को इंसान खाने के बाद मदमस्त होता है, लेकिन दूसरे को पाकर ही पागल हो जाता है, यानी घमंडी हो जाता है और सही गलत का फर्क भूल जाता है। बिहारी की ये पंक्तियां आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सटीक और सही बैठ रही हैं, जो सत्ता पाकर नशे में ऐसे चूर हो गए हैं कि शराब भी फीकी हो गई है। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई देख रहे हैं आप। आज 3 बड़ी खबरें हैं। एक खबर है दिल्ली के नटवर लाल सीएम अरविंद केजरीवाल की, दूसरी खबर है और अहम खबर है नवाब मलिक की, जो हाईकोर्ट में हवाई फायरिंग कर रहे हैं, और तीसरी खबर है एक ऐसी सनातनी संस्था की जो अब एक नए सफर पर निकल पड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के सबूतों वाले सीएम अरविंद केजरीवाल की। कौन कहता है कि शराब में नशा होता है? इससे ज्यादा नशा सत्ता में होता है। कौन कहता है सिर्फ शराब पीने वाला ही खराब होता है? शराब पीने से ज्यादा इसे बेचने वाला खराब होता है। ये बातें आज मैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहा हूं, जो आंदोलन के जरिए ये बोलकर सत्ता में आए थे कि वे दिल्ली और दिल्ली वासियों की किस्मत बदल देंगे, पुरानी सरकारों के पाप को धो देंगे, लेकिन ये नहीं बताया था कि इसे धोएंगे तो शराब से। जी हां, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी, जो 17 नवंबर 2021 से लागू हो चुकी है। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली के प्रत्येक वार्ड में 3 से 4 शराब की दुकानें खोलने का प्लान है। इससे भी बड़ी बात है, शराब का ठेका सरकारी अब नहीं रहा, प्राइवेट लोगों को दे दिया गया है, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जब से ये शराब नीति लागू हुई है, तब से इस बात पर बवाल मचा है। एक तरफ जहां कोर्ट में दिल्ली सरकार की किरकिरी हो रही है, हर चौक चौराहे पर शराब की दुकान खुलने से जनता परेशान है, वहीं दिल्ली में विपक्षी पार्टी बीजेपी इस पर रोज हंगामा मचा रही है। एक बार फिर बीजेपी ने केजरीवाल की शराब नीति पर मोर्चा खोला है और इसे लूट नीति साबित करने की कोशिश की है। बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। वहीं दूसरी तरफ से इस केस को डिफेंड कर रही दिल्ली सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस याचिका के खिलाफ वकील के तौर पर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा किया है। भाजपा सांसद ने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी काफी महंगे वकील हैं। इस केस के लिए दिल्ली सरकार से एक सुनवाई के लिए 30 लाख रुपए लेते हैं, और इस मामले में अब तक 4 सुनवाई हो चुकी है। अब आप हिसाब मिला लीजिए, यानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी गलती और शराब नीति को बचाने के लिए अब तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए सिर्फ वकील को फीस दे चुकी है। ये पैसे जनता के टैक्स के पैसे हैं, और इस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के पैसों को कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी की जेब में डाल रहे हैं। जहां पर ये पॉलिसी आ रही है, वहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन भी है, और मैंने पर्सनल लेवल पर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करी है, जिसकी अभी तक 4 हियरिंग हो चुकी हैं, और अगली तारीख उसकी 14 मार्च को है। उसमें मैंने इस नई लिकर पॉलिसी को चैलेंज किया है, और जब मैं वो कोर्ट की हियरिंग को देखता हूं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि उसमें आम आदमी पार्टी जो वकील करती है वो अभिषेक मनु सिंघवी को करती है। अभिषेक मनु सिंघवी एक सीनियर लॉयर भी है, मगर जो उसकी फीस है वो 30 लाख रुपया है। तो इस लिकर पॉलिसी को डिफेंड करने के लिए दिल्ली सरकार एक हियरिंग का 30 लाख रुपए खर्च करती है वकीलों के ऊपर, कि दिल्ली को कैसे बर्बाद करना है, वो अपनी इस गलती को पर्दा डाल रही है।
पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि जहां पर यह नीति आ रही है वहां हमारे संविधान का उल्लंघन है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दी है। अब तक 4 सुनवाई हो चुकी है। इसकी अगली तारीख 14 मार्च है। इस याचिका में मैंने नई शराब नीति को चैलेंज किया है। जब मैं अदालत की सुनवाई को देखता हूं तो मुझे काफी ताज्जुब होता है कि कैसे सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नाम पर वोट लेते हैं और शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए वकीलों की जेब में आम जनता का पैसा लुटा देते हैं। यहां आपको एक बात और बता दें कि जिस अन्ना आंदोलन के जरिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे, वहीं अन्ना हजारे महाराष्ट्र के गांव में शराब बिक्री के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। उनके गांव और आसपास के इलाकों में आज भी शराब की बिक्री नहीं होती है। खैर, वो गुरु थे और ये चेला हैं जो बहुत ही चतुर हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, नवाब मलिक की। मनी लॉन्ड्रिंग केस, मुंबई हमले के गुनहगार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके परिजनों से संबंध होने के मामले में ईडी की रडार पर चढ़े एनसीपी नेता और महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक ने एक बड़ा गेम खेला है। एमपी एमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक को कोई राहत नहीं दी थी और 8 दिनों के लिए यानी 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया था। 2 दिन कस्टडी में बीता नहीं कि मलिक ने तबीयत खराब होने का बहाना कर लिया और अस्पताल पहुंच गया। 2 दिन हिरासत में और 3 दिन अस्पताल में बीतने के बाद 28 फरवरी को फिर ईडी की हिरासत में पहुंचा। लेकिन इसी के साथ 1 मार्च को उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर दी। अपनी याचिका में नवाब मलिक ने कहा कि ईडी ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है। अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए जल्द से जल्द रिहाई की मांग की। उन्हें केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की खुलकर आलोचना करने के कारण टारगेट किया जा रहा है। वे पहले शख्स नहीं हैं जिसे इस प्रकार निशाना बनाया गया है। यह देश भर में चिंतित करने वाला ट्रेंड है। यहां सत्ता में बैठी पार्टी की तरफ से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब यहां हैरानी की बात यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक की याचिका को स्वीकार भी कर लिया। जिस नवाब मलिक को स्पेशल कोर्ट ने 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेजा है, उसे यह इजाजत मिल गई कि उसकी याचिका पर आज ही सुनवाई होगी। यानी 1 मार्च को याचिका दी गई और 2 मार्च को सुनवाई की तारीख भी तय हो गई, वो भी उस आरोपी के लिए जिस पर 300 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। 3 मार्च तक जिसको हिरासत में एक कोर्ट में ने भेजा है। काश यही न्यायालय किसी गरीब के लिए ऐसा फैसला लेता। तो आज बॉम्बे हाई कोर्ट नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई करेगा और फैसला क्या होगा ये तो शाम तक पता चलेगा। अब बात करते हैं तीसरी खबर की। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को छापने वाली गीता प्रेस का 99 साल बाद कायाकल्प होने वाला है। अब गोरखपुर में गीता प्रेस में पुस्तकों का प्रकाशन हाईटेक तकनीक से होगा। इसके लिए अब जापान और जर्मनी की मशीनों को प्रयोग में लाया जाएगा। इन मशीनों से 16 भाषाओं 1800 से अधिक पुस्तकों की 50,000 कॉपियों को प्रतिदिन प्रकाशित किया जा सकता है। गीता प्रेस की पुस्तकें अधिकतर धार्मिक स्वभाव के हिंदुओं के पूजा घरों में पाई जाती हैं। इन पुस्तकों में भगवत गीता, पुराण, चालीसा, रामायण और महाभारत जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आजादी के संघर्ष के दौरान गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी। इसको जय दयाल गोयनका ने स्थापित किया था। गीता प्रेस के अनुसार अभी 15 भाषाओं में लगभग 1800 पुस्तकें छापी जा रही हैं। किताबों की मांग इस उत्पादन से काफी अधिक है। डिमांड पूरी करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। गीता प्रेस का ध्यान लोगों को कम दामों में अच्छी किताब दिलाने का है। ऐसा करने का उनका इतिहास रहा है। कभी फायदे के लिए गीता प्रेस ने काम नहीं किया। लोग इस बात से आश्चर्य भी करते हैं कि कम दाम में इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण किताबें आखिर गीता प्रेस कैसे बेचता है। गीता प्रेस के प्रवक्ता देवी दयाल ने कहा कि हम पुस्तकों के दाम काबू में इसलिए रख पाए क्योंकि हम कच्चा माल इंडस्ट्री से नहीं खरीदते हैं। गीता प्रेस को कोई डोनेशन नहीं मिलता। हम इसे अपने दम पर चला रहे हैं। हम किताबों को सरल भाषा में इसलिए अनुवाद करते हैं जिससे वो लोगों को आसानी में से समझ में आ जाए। साथ ही हम प्रिंट की क्वालिटी भी अच्छी रखते हैं जिससे लोगों को पढ़ने में आसानी हो। आज गीता प्रेस की पहुंच हर घर तक है। अब तक गीता प्रेस लगभग 71 करोड़ कॉपियां बेच चुका है। इसमें 1 लाख श्रीमद् भागवत गीता, 1139 लाख रामचरितमानस, 261 लाख
पुराण उपनिषद, महिलाओं और बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तकें, 261,1740 भक्ति चैत्र और भजनमाला, अन्य पुस्तकें 1337 लाख शामिल है। गीता प्रेस की अति प्रसिद्ध पुस्तक कल्याण के हिंदी वर्जन को लगभग 2,45,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। इसी के इंग्लिश वर्जन कल्याण कल्पतरु को लगभग 1 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है। गीता प्रेस के कार्यालय को भी धार्मिक रूप से बनाया गया है। यहाँ प्रवेश द्वार पर एलोरा की गुफाओं के चित्रों के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन की तस्वीर दिखाई देती है। यहाँ दरवाजों पर चारों धाम के चित्र बने हुए हैं। गीता प्रेस का कार्यालय कुल 32 एकड़ में फैला हुआ है। इसके कार्यालय का उद्घाटन 29 अप्रैल 1955 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। गीता प्रेस में कुल 4 विभाग हैं। इसमें प्री प्रेस, प्रिंटिंग, बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। दरवाजे पर सत्य बोलो और धर्म का पालन करो लिखा हुआ है। इस तरह ये सनातनी संस्था अब अपने एक नए सफर पर, एक नए अध्याय के साथ चल पड़ी है और उम्मीद है कि गीता प्रेस गोरखपुर एक नई ऊंचाइयों को एक बार फिर छुएगी। आज के थर्ड आई कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।